हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन एनवीएस, केवीएस तथा DSSS बेस्ड हैं, जो कि आने वाले EMRS एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करिएगा और साथ ही यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण की प्रकृति, विशेषताएं, उद्देश्य और बुनियादी आवश्यकताएं। मतलब कि टीचिंग का नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की, एक शिक्षण की। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार किस पर आधारित होना चाहिए। मतलब कि जो शिक्षण की अवधि है, शिक्षण का टाइम पीरियड जो होता है, वो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार किस पर आधारित होना चाहिए। शिक्षा विभाग के निर्देश पर, छात्रों की उम्र और ध्यान अवधि पर, शिक्षक के विवेक पर, या फिर विषय की प्रकृति पर। तो जो शिक्षण का टाइम पीरियड होता है, जो किसी क्लास का पीरियड होता है, वो किस पर आधारित होना चाहिए, वो विषय की प्रकृति पे होना चाहिए कि कौन का सब्जेक्ट कैसा है, उसके लिए कितना टाइम देना चाहिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन 2023 के KVS TGT इंग्लिश में पूछा भी गया है। तो शिक्षण की अवधि के लिए सबसे महत्वपूर्ण विचार विषय की प्रकृति पर आधारित होना चाहिए। जैसे कि यदि कोई सब्जेक्ट टफ है या फिर उसकी अवधारणाएं तथा तथ्य बच्चों को आसानी से समझ नहीं आ रहे, तो शिक्षण की अवधि क्या हमें बढ़ा देनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे बहुकक्षीय शिक्षण की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बात करता है मल्टीग्रेड टीचिंग की, बहुकक्षीय शिक्षण की। तो अधिकांशतः स्थिति औपचारिक होती है, नहीं। अध्यापक की उपस्थिति आवश्यक है, ये भी सही नहीं है। बच्चों में सहयोग कम होता है, ये भी सही नहीं है। लास्ट कहता है कि अनुभवों की विविधता असीमित होती है, मतलब कि वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस आर अनलिमिटेड। यदि बहुकक्षीय शिक्षण होगा तो क्या होगा, उसमें अनुभव ज़्यादा होंगे, एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि एकल कक्षीय, अब बात करता है मोनोग्रेड एकल कक्षीय शिक्षण स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अभी हम लोगों ने जाना बहुकक्षीय शिक्षण के बारे में, अब ये बात कर रहा है एकल कक्षीय शिक्षण के बारे में। और एकल कक्षीय शिक्षण में क्या होगा कि विद्यार्थियों के अनुभवों की विविधता उनके समूह के भीतर होती है, मतलब कि उनके समूहों में ही होती है। मतलब कि वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन इज लिमिटेड विद इन देयर ग्रुप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताना है। बहुस्तरीय शिक्षण का संबंध एकल कक्षीय स्थिति से है, करेक्ट है। एक बहुकक्षीय अध्यापक अनेक चुनौतियों का सामना करता है, ये भी सही है, लेकिन हमें सही नहीं बताना है। थर्ड कहता है कि बहुकक्षीय शिक्षण भारत तक सीमित नहीं है, यह विकसित और विकासशील देशों में भी दिखाई देता है, ये भी सही है। लास्ट है कि बैठने की उपयुक्त व्यवस्था द्वारा बहुकक्षीय शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन बहुकक्षीय शिक्षण को बैठने की उपयुक्त व्यवस्था के द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता। तो हमसे पूछा नहीं है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है बहुकक्षा शिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का समूह बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें पहला है कि समूह छोटा होना चाहिए जिसमें कि मात्र 4-5 छात्र हों, करेक्ट है। दूसरा कहता है कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुसार एक समूह से दूसरे समूह में जाने की अनुमति भी देनी चाहिए। तो इसका दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ A एंड B। नेक्स्ट है शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये यानी कि दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। शिक्षण के प्रति अति सक्रिय रवैये की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा गतिविधियों के माध्यम से सीखना। शिक्षण के प्रति जो अति सक्रिय रवैया, अति सक्रिय दृष्टिकोण है, उसमें होता है कि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सीखना। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आम अर्थ में शिक्षण अभिक्षमता का क्या अभिप्राय है। तो पूछा है शिक्षण अभिक्षमता का अभिप्राय क्या है। ऑप्शन ए है इसमें कि शिक्षा देने की तीव्र इच्छा, करेक्ट है। शिक्षण के प्रति समर्पण और शिक्षा देने की क्षमता रखना, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शिक्षण का एक साधन नहीं है। भाषा के साथ खेलना, ये तो है। वर्ड इज इनफ, भाषा के साथ खेलना, ये तो है। शब्द पर्याप्त हैं, तो शिक्षण का साधन शब्द पर्याप्त हैं, इसका ऑप्शन बी ही नहीं है। भाषा के साथ खेलना, दिनचर्या तथा कक्षा में विभिन्नता, ये सभी गतिविधियां शिक्षण के साधन के अंतर्गत आते हैं, लेकिन शब्द पर्याप्त मतलब कि वर्ड इज इनफ शिक्षण का साधन नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं। तो इसमें जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ये रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अधिगम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है कि
अधिगम व्यक्तियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं के दौरान होता है, तो ये किया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और वाइगोत्स्की के अनुसार जो बालक है, बालक का विकास समाज के द्वारा होता है और जो बालक का सर्वांगीण विकास होता है इसमें सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। नेक्स्ट है, एक स्टेटमेंट दिया है कि कल्पना करें एक छात्र ने अभी अभी मूल जोड़ में महारत हासिल की है। इस बिंदु पर मूल घटाव उनके डैश में प्रवेश कर सकता है, जिसका अर्थ है कि उनके पास घटाव सीखने की क्षमता है और संभवतः मार्गदर्शन और समर्थन के साथ इसमें महारत हासिल करने में सक्षम होंगे। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। बात करें ZPD क्या है, तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट एक शिक्षार्थी अपने बल पर क्या कर सकता है और किसी की मदद से क्या कर सकता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। नेक्स्ट है, वह कौन सी विधि है जिसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए। तो इसमें हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, मतलब कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो स्कैफोल्डिंग क्या है, इसमें सहायता की आवश्यकता पड़ने पर समय के साथ निकटता में दी जानी चाहिए। मतलब कि स्कैफोल्डिंग में किसी नई अवधारणा अथवा कौशल को सीखने में बच्चों को मदद की जाती है। मतलब कि कोई नई अवधारणा है या फिर कोई नया कौशल है, उसको बच्चों को सीखने में स्कैफोल्डिंग के द्वारा मदद की जाती है। नेक्स्ट है, रचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किस गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। इसमें कक्षा पे चर्चा की जाती है, करेक्ट है। फील्ड ट्रिप्स भी किया जाता है, परियोजना कार्य भी किया जाता है, लेकिन रट कर याद नहीं कराया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन से विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की जाती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प निम्न शिक्षण प्रक्रियाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा, सबसे पहले हम उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, देन नए प्रश्नों को पूर्व ज्ञान में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सामग्री भी इकट्ठा करेंगे एंड देन मूल्यांकन करेंगे और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, पुनर्शिक्षण करेंगे। तो इसका हो जाएगा 41523 41523, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो विभिन्न अध्यापन कौशलों का पृथक रूप में अभ्यास करना, मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र की समयावधि क्या होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 36 मिनट, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और यदि हम बात करें माइक्रो टीचिंग चक्र की मानक समय अवधि की, तो इसमें शिक्षण होता है 6 मिनट का, प्रतिपुष्ट मतलब कि फीडबैक होता है 6 मिनट का, पुनः पाठ्य योजना की जाती है 12 मिनट का और पुनः शिक्षण होता है 6 मिनट का, तथा पुनः फीडबैक होता है 6 मिनट का और पूरा टोटल होता है कितना, 36 मिनट का। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था ड्वाइट एलन के द्वारा। नेक्स्ट है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र में शिक्षण कितने मिनट का होता है। तो ये होता है 6 मिनट का, अभी हम लोगों ने पीछे देखा। नेक्स्ट है, बहुग्रेड प्रशिक्षण किसमें प्रचलित होता है। कम जनसंख्या वाले ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, करेक्ट है। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होती है। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 बोथ। नेक्स्ट है, मल्टीग्रेड शिक्षण के 4 पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वे पहलू हैं। तो इसमें है कक्षा संगठन, छात्रों का समूहन, अधिगम सामग्री का उपयोग करना तथा उचित योजना बनाना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, सार्थक अध्यापन में क्या शामिल है। तो अध्यापक क्रियाशील रहता है और विद्यार्थी क्रियाशील। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर क्रियाशील। नेक्स्ट है, निर्देशात्मक वार्तालाप का क्या अर्थ है। तो बातचीत के माध्यम से अध्यापन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तो जटिल मतलब कठिन से सरल की ओर ये नहीं है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है तथा सरल से कठिन की ओर है। नेक्स्ट है, किसने तर्क दिया था कि स्वयं के लिए खोज में अभ्यास किसी को इस तरह जानकारी प्राप्त करना सिखाता है जो समस्या को हल करने में उस जानकारी को अधिक आसानी से व्यवहार्य बनाता है। तो ये कहा गया था जीरोम ब्रूनर के द्वारा। नेक्स्ट है, डिस्कवरी लर्निंग की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये भी जीरोम ब्रूनर को दिया जाता है। नेक्स्ट है, अध्यापन के दौरान एक बहुस्तरीय
स्थिति में क्या उत्पन्न होती है? इसमें मोनोग्रेड स्थिति तथा बहुस्तरीय स्थिति, तो इसमें हो जाएगा बोथ। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है ब्लूम वर्गीकी के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन संचार को उसके घटक भागों में विभाजित करके उनके बीच संबंधों को प्रकट कर सकता है? तो ये हो जाएगा एनालिसिस करना। तो ब्लूम ने अपनी वर्गीकी में संज्ञानात्मक क्षेत्र को 6 भागों में वर्गीकृत किया था, जिसमें ज्ञान आता है, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। नेक्स्ट है 2001 में ब्लूम के टैक्सोनॉमी के संशोधित संस्करण में संज्ञा संश्लेषण को निम्नलिखित में से किस क्रिया में बदल दिया गया था? तो इसमें क्रिएटिंग में बदला गया था, मतलब कि सृजन करना। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है कक्षा में जो पढ़ाया जाता है उसकी व्याख्या ब्लूम के वर्गीकी की किस श्रेणी में आती है? तो ये आती है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब कि समझ की श्रेणी में। नेक्स्ट है ब्लूम की टैक्सोनॉमी में वह तरीका शामिल है जिससे हम भावनात्मक रूप से चीज़ों से निपटते हैं, जैसे कि भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा, उत्साह और प्रेरणा। ये सभी क्या हैं? ये सभी भावनात्मक उद्देश्य हैं। नेक्स्ट है ब्लूम के वर्गीकरण के 3 पहलुओं में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें समीपस्थ पहलू शामिल नहीं है। इसमें शामिल है भावात्मक पहलू, संज्ञानात्मक पहलू और साइकोमोटर, मतलब कि अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर। नेक्स्ट है संशोधित ब्लूम की टैक्सोनॉमी 2001 में सूचना के बारे में निर्णय लेने के लिए राय प्रस्तुत करने और बचाव करने के लिए मानदंडों के एक सेट के आधार पर विचार या काम की गुणवत्ता को मान्य करना और समस्याओं को एक महत्वपूर्ण तरीके से देखना, ये किसकी श्रेणी में आता है? तो ये आता है इवैल्यूएट करने की, यानी कि मूल्यांकन करने की श्रेणी में। नेक्स्ट है साइकोमोटर डोमेन को व्यवहार के प्रगतिशील स्तरों द्वारा अवलोकन से लेकर शारीरिक कौशल में महारत हासिल करने की विशेषता है। सिम्पसन ने ब्लूम और अन्य के काम पर इस वर्गीकरण का निर्माण किया है। इसमें गलत कौन सा है, किसका नहीं किया है? तो इसमें ध्यान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी अटेंशन। नेक्स्ट है ब्लूम ने व्यवहार में परिवर्तन को कितने क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है? तो 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से? अभी हम लोगों ने देखा संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक। नेक्स्ट है 5ES मॉडल का विकास किसने किया था? तो ये किया गया था रॉजर बेबी के द्वारा। इसमें 5E चरण कौन कौन से हैं? इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट तथा इवैल्यूएट, मतलब कि संलग्न करना, अन्वेषण, खोज करना, व्याख्या करना, विस्तृत करना और मूल्यांकन करना। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम किस चीज को बढ़ावा देना चाहते थे? तो वो उच्च प्रकार का चिंतन। BS ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो इसमें प्रतिक्रियात्मक नहीं है, संज्ञानात्मक है, भावात्मक है और मनोगत्यात्मक है। नेक्स्ट है ब्लूम के अनुक्रम में कौशल किससे जुड़ा है? तो कौशल जुड़ा है, तो इसमें जुड़ा है संज्ञानात्मक डोमेन से, मनोप्रेरणा डोमेन से तथा प्रभावी डोमेन से। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों, प्राप्त उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया था। तो यह किया गया था BS ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट है एक कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा, एक सुनियोजित व्याख्यान दे सकता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षिक उद्देश्यों के किस स्तर को प्राप्त कर लिया है? तो ये प्राप्त कर लिया है संश्लेषण के स्तर को। बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण अधिगम के 3 उद्देश्य बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोचालक। ज्ञानात्मक में भी आता है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन। नेक्स्ट है प्रभावी शिक्षण के मानक क्या हैं? संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन नहीं, चुनौतीपूर्ण गतिविधियां एवं निर्देशात्मक वार्तालाप। तो इसमें तीनों नहीं होगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्रभावी शिक्षण के मानक क्या हैं? वैयक्तिक उत्पादक गतिविधि, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, चुनौतीपूर्ण गतिविधियों एवं सहयोगात्मक वार्तालाप तथा स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन और विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पारिवारिक स्थितियों का ज्ञान। नेक्स्ट है मोनोग्रेड शिक्षण की डैश किसके अलावा सभी दी गई विशेषताएं सही है। तो कई कक्षाओं के लिए एक शिक्षक, ये नहीं है, बाकी सभी विशेषताएं हैं
सहयोग और अन्योन्य क्रिया, प्रत्येक ग्रेड के लिए एक कक्षा तथा अनुभव साझा करना सीमित होता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा माता पिता अपने बच्चों में नैतिक तर्क के उच्च स्तर को बढ़ावा देते हैं? तो मूल्यवर्धक मुद्दों के बारे में उत्साहजनक बातचीत करके। नेक्स्ट है, बच्चे में मानसिक जुड़ाव, सामाजिक बढ़िया और संपूर्ण मोटर कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही स्थान है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, खेल का मैदान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति की अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? तो ये होता है प्री कन्वेंशनल लेवल, मतलब कि पूर्व पारंपरिक स्तर पर। नेक्स्ट है, सूचना प्रसंस्करण उपागम संज्ञानात्मक विकास उपागमों में से एक है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही बताना है? तो इस धारणा में यह अधिनियम, स्मृति और समस्या समाधान में शामिल प्रक्रिया पर केंद्रित होती है। यह धारणा करेक्ट है और यह संज्ञान में व्यक्तिगत अंतर से संबंधित है। इसका दोनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो इसमें है, क्या उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए? नहीं, ये तो नहीं करना चाहिए। उसे सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, सी भी सही नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें सूचनात्मक पद्धति मुख्य घटक है? तो बेसिक टीचिंग मॉडल में सूचनात्मक पद्धति मुख्य घटक होती है। यदि इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत शिक्षण एक विशेष क्रिया है, मतलब कि जो अधिगम है, लर्निंग है, वह एक विशेष क्रिया है जो अधिगम की उपलब्धि पर केंद्रित होती है और इस प्रकार उन क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है जिससे छात्रों का कौन सा बौद्धिक एकीकरण और उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता पहचानी जाती है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर आधारित टीचिंग मॉडल किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था स्टूलरो और डेविस के द्वारा। कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1965 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मल्टी सेंसरी शिक्षण में शामिल है? तो पूछा है मल्टी सेंसरी टीचिंग कौन सा है? तो मल्टी सेंसरी टीचिंग में अधिगम की शैलियों की एक श्रृंखला को समायोजित करने के लिए कार्यों को अपनाना, ये है मल्टी सेंसरी शिक्षण का हिस्सा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। और यदि बात करें मल्टी सेंसरी शिक्षण की, तो यह जो डिसलेक्सिक छात्र होते हैं उनके लिए शिक्षा के एक महत्वपूर्ण पहलू है जो कि नैदानिक रूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा उपयोग किया जाता है। और मल्टी सेंसरी लर्निंग में दृश्य, श्रवण तथा स्पर्शात्मक शिक्षण तकनीकी उपयोग किया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, एक बहुकक्षा शिक्षक के रूप में एक बहुकक्षा में एक समय में अधिकतम कितने समूहों का प्रबंधन किया जा सकता है? तो पूछा है कक्षा शिक्षक के रूप में बहु कक्षा में एक समय में अधिकतम कितने समूहों का प्रबंधन किया जा सकता है? तो इसमें किया जा सकता है अधिकतम 3 समूहों का प्रबंधन। बहुकक्षा शिक्षा है क्या? तो इसकी बात करें तो यह एक अध्यापक के द्वारा बहुत सी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना ही क्या कहलाता है? बहुकक्षा शिक्षण कहलाता है। इसमें जो टीचर होता है वो कई कक्षा के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाकर मतलब बैठा कर पढ़ाता है। कई सारे क्लास के बच्चों को इकट्ठा करके टीचर पढ़ाता है, तो वो कहलाती बहुकक्षा शिक्षण। और इसमें केवल 3 मतलब कि 3 समूहों का प्रबंधन किया जा सकता है, यानी कि इस बहुकक्षा शिक्षण में एक शिक्षक इसमें केवल 3 समूह के बच्चों को ही एक साथ पढ़ा सकता है। ये नहीं कि 10 क्लास के बच्चों को बिठा लिया, 4 बिठा लिया, 5 बिठा लिया, नहीं, 3 क्लास समूहों के बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों को स्वयं की खोज करते हुए देखा है? तो इसमें हो जाएगा पियाजे ने देखा है, तो इसका हो जाएगा सी, ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। यदि पियाजे की बात करें तो पियाजे का मानना था कि जो बच्चे होते हैं ये अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, वे नन्हे, वैज्ञानिक और सक्रिय अन्वेषण करता होते हैं। इसलिए शिक्षक जो होता है, शिक्षक को ऐसे अधिगम वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें कि जो बच्चे हैं वे स्वयं सक्रिय रूप से खोज करके मतलब लर्निंग का अनुभव प्राप्त कर सके। वो स्वयं सक्रिय रूप से खोज करे जिससे वो लर्निंग का एक्सपीरियंस प्राप्त कर सके। और पियाजे ने जो है शिक्षक को एक सुविधा प्रदाता माना है। नेक्स्ट बात करेंगे, खेलते हुए सीखने की विधि छात्रों में क्या विकसित करती है? यदि स्टूडेंट खेलते हुए सीखते हैं तो उसमें क्या डेवलप होगा? क्या संज्ञानात्मक केवल डेवलप होगा या फिर शारीरिक विकास डेवलप होगा? तो इसमें संज्ञानात्मक तथा भावात्मक और शारीरिक तीनों ही विकास होंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसलिए बच्चे जब खेलते हुए सीखते हैं तो उसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक विकास होता है। और खेल विधि के प्रदाता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है फ्रोबेल को। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मापदंड संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक दोनों पहलुओं के अंतर्गत आते हैं?
तो कहता है विच क्राइटेरिया फॉल्स अंडर बोथ कॉग्निटिव एंड कल्चरल एस्पेक्ट। तो इसमें एजुकेशनल जो पोटेंशियल होता है ये संज्ञानात्मक और सांस्कृतिक मतलब कि कॉग्निटिव और कल्चरल दोनों ही एस्पेक्ट में आता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो शैक्षिक क्षमता होती है वो व्यक्ति की उसकी खुद की बौद्धिक क्षमता तथा योग्यता को संदर्भित करती है और समुदाय, परिवार और समाज की ग्रहणशीलता को भी साथ साथ प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मस्तिष्क मानचित्रण का उद्देश्य नहीं है। नहीं बताना है। शिक्षण करना, शिक्षा प्राप्ति करना, मूल्यांकन करना तो है, लेकिन प्रेरणा मस्तिष्क मानचित्रण का एक उद्देश्य नहीं है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपनी स्वयं की संज्ञानात्मक और विशेष संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता है क्या है, तो ये है मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि बात करें संज्ञानात्मक यानी कि मेटाकॉग्निटिव ज्ञान की, तो किसी व्यक्ति की अपनी संज्ञानात्मक और विशेष संज्ञानात्मक प्रक्रिया के बारे में जागरूकता है। यानी कि मेटा जो होता है ये संज्ञानात्मक दक्षता में स्वयं मीमांसा तथा स्वमूल्यांकन दोनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निटिव जागरूकता के विकास में क्या शामिल है, तो इसके विकास में सीखने के कार्य की प्रकृति नहीं शामिल, इसमें शामिल है स्वयं को जानने वाले के रूप में जानना, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मतलब ओनली सी, तो सी में हो जाएगा ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। तो याद रखिएगा जो मेटाकॉग्निटिव होता है ये दक्षताओं में व्यक्ति को स्वयं को जानने के रूप में जाना जाता है, तो ये याद रखिए ये स्वयं के लिए है मेटाकॉग्निटिव। नेक्स्ट है मेटाकॉग्निटिव रणनीतियों में क्या शामिल है, पूर्वावलोकन या स्वयं सुधार। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसमें स्वयं सुधार शामिल है मतलब कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो इसका हो जाएगा ओनली सेकंड, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या 5E के लर्निंग मॉडल का चरण नहीं है, बताना। तो मूल्यांकन चरण तो है, इंगेजमेंट फेज भी है, थर्ड कहता है अन्वेषण मतलब कि खोज करना भी है, एग्जामिनेशन फेज, तो इसका परीक्षा चरण ही नहीं है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 5E मॉडल क्या है, इसमें है इंगेज, एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लेनेशन, इलेबोरेट तथा इवेल्युएशन, तो ये 5E याद रखिएगा। नेक्स्ट है छोटे बच्चे सरल या कठिन दोनों कार्यों को एक समान उत्साह के साथ करते हैं और वे ऐसा अभिनय करते हैं जैसे कि वे सब कुछ याद कर सकते हैं। समकालीन दृष्टि से उनमें किसका अभाव होता है, मेटा क्रिएटिव जागरूकता का या मेटा संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक अभी हम लोगों ने पढ़ा, मेटा कॉग्निटिव किसके लिए होता है, सेल्फ के लिए होता है, तो इसमें हो जाएगा ओनली बी मतलब मेटा संज्ञानात्मक जागरूकता, तो ये हो जाएगा बी, ओनली 2 इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मतलब कि लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में व्यक्तिपरक ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्यों। क्योंकि यदि बात करता है कि इंडिविजुअल अटेंशन इज इम्पोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो व्यक्तिपरक मतलब कि इंडिविजुअल अटेंशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बच्चे होते हैं ये विभिन्न दर से विकसित होते हैं और अलग अलग तरह से सीखते हैं, तो हर बच्चा अलग अलग तरह से डेवलप होता है और वो अलग अलग तरीके से सीखता है, इसलिए उनमें इंडिविजुअल अटेंशन देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब कि व्यक्तिपरक ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है यदि छात्र अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, इसकी शिकायत प्रधानाचार्य को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, विद्यार्थियों को यह सलाह देनी चाहिए कि उन्हें अपने हित में पढ़ाई में रुचि लेनी चाहिए, ये भी नहीं होगा, हमें एकदम अच्छा करेक्ट आंसर देखना है, तो इसमें विद्यार्थियों से पूछना चाहिए कि वे पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, या फिर विद्यार्थियों द्वारा रुचि न लेने के कारणों पर विचार चाहिए और उपचारात्मक उपाय भी देना चाहिए, तो सिर्फ उनके कारणों से नहीं होगा, हमें उन्हें उपाय भी देना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है अध्यापक विद्यार्थी संबंध की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, अतिष्ठ घनिष्ठता होनी चाहिए, वांछनीय होना चाहिए मतलब कि डिजायरेबल, पूर्वाग्रह रहित या फिर सहयोगात्मक और भय रहित, तो ये होनी चाहिए सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग, मतलब ऐसी होनी चाहिए अध्यापक और विद्यार्थी के बच्चे टीचर से डरे नहीं, नॉन थ्रेटनिंग होनी चाहिए, भय रहित होनी चाहिए और सपोर्टिव भी होनी चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि इन केस यू हैव अ ब्राइट स्टूडेंट इन योर क्लास, कहता है कि अगर आपकी क्लास में बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, तो आप उसे प्रोवाइड करेंगे विद चैलेंजिंग टास्क, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। यदि आपकी क्लास में तीव्र बुद्धि वाला बच्चा है तो उसे चैलेंजिंग मतलब कि चुनौतीपूर्ण कर देंगे। नेक्स्ट है एक प्रभावी अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण पूछा है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन इफेक्टिव टीचर क्या होगा, बढ़ाए गए विषय के बारे में गहरा ज्ञान, कठोर अनुशासन, प्रिय छात्रों के बीच लोकप्रिय, या फिर बीइंग अ गुड मोटिवेटर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पढ़ाया नहीं जा सकता है बल्कि व्यवहारिक रूप से इसे अंगीकार करने पर इसे आत्मसात किया जा सकता है,
तो हम मूल्यों को नहीं पढ़ा सकते, मतलब कि वैल्यूज़ को नहीं पढ़ा सकते, इन्हें व्यवहारिक रूप से हम आत्मसात कर सकते हैं लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं सकते, इसलिए इसमें हो जाएगा ओनली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पाठ्यचर्या के निर्माण में निम्नलिखित में से किस उपागम का सामान्यतः प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब कि करिकुलम के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ओनली ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है वन का दौरा करने से बालक में निम्नलिखित में से क्या डेवलप होगा। तो यदि हम बच्चों को विजिट कराएंगे फॉरेस्ट, उनमें क्या डेवलप होगा, तो उनमें होगा सेल्फ एक्सप्लोरिंग कैपेसिटी, मतलब कि खुद से एक्सप्लोर करने की, आत्मनिरीक्षण करने की क्षमता विकसित होगी। नेक्स्ट है अध्यापकों और विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार के संबंध से अधिगम का संवर्धन होता है। तो इसमें हो जाएगा इमोशनल रिलेशनशिप, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आप बालकों में नैतिक मूल्य कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो उन्हें नियमित रूप से पढ़ाए जाने वाले विषयों के संग मूल्यों के एकीकरण के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक अध्यापक छात्रों के साथ किस प्रकार से घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकता है। तो वह बिकमिंग एन अथॉरिटी फिगर, मतलब कि एक प्राधिकार संपन्न व्यक्ति बनकर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है यदि कोई विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनोखी पोशाक पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे, नहीं ये तो सही नहीं है। आप उसे ऐसी पोशाक के स्थान पर स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर आने की सलाह देंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है छात्रों का एक समूह बनाते समय निम्नलिखित में से किस अनिवार्य बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो हमें ध्यान में रखना चाहिए पॉसिबिलिटी ऑफ फ्री इंटरेक्शन, मतलब कि मुक्त पारस्परिक क्रिया की संभावना, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है एक सक्रिय छात्र की मूल विशेषता निम्नलिखित में से क्या नहीं होती है। तो बोलने से पहले अपने दिमाग में विचार और प्रश्न पैदा करना, ये नहीं होती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एक इफेक्टिव टीचर, एक प्रभावी अध्यापक कौन होता है जो विद्यार्थियों को स्वयं सीखने में सहायता करता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या अध्यापक केंद्रित उपागम की एक विशेषता नहीं है। तो इसमें विद्यार्थी समूह में मिट्टी और कागज का प्रयोग करके अनेक मॉडल बना रहे हैं। तो अगर विद्यार्थी बना रहे हैं मिट्टी और कागज का प्रयोग करके मॉडल, तो उसमें टीचर का तो रोल नहीं है, ये टीचर सेंटर तो ही नहीं, ये तो हुई स्टूडेंट सेंटर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम निर्माण में विषय केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य सीमा है। विषय केंद्रित पूछा है, तो इसमें हो जाएगा यह अधिगमकर्ताओं के अनुभवों के महत्व को छोड़ देता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किशोरावस्था में बालक और बालिकाएं विद्यालय में किसकी अपेक्षा रखते हैं। तो ये इमोशनल सपोर्ट की अपेक्षा रखते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्वयं को आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित होना चाहिए, क्या इंश्योर होना चाहिए। तो इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज, मतलब कि कारण मूल्य, ये सुनिश्चित होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया टीजीटी सोशल साइंस तथा केवीएस के प्रिंसिपल में पूछा गया, तो ये 2 बार आया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कक्षा में रचनात्मक अध्यापक निम्नांकित में से किसकी अनुमति देता है। तो वो कोलैबोरेटिव लर्निंग की अनुमति देता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अध्यापक को अपने विषय में प्रवीणता होनी चाहिए ताकि जिससे कि वो क्या कर सके, जिससे कि वो टीचिंग को और अधिक इफेक्टिव बना सके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कक्षा में मानवीय वातावरण तैयार करने का तात्पर्य क्या है, जिससे कि छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना की जा सके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक प्राइमरी स्कूल में एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना, ये क्या है। तो ये एक द्वितीय सामाजिकता होगी। तो यदि स्कूल में कोई भी बच्चा समुचित व्यवहार सीखता है तो वो आता है द्वितीय सामाजिकता के अंतर्गत। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा छात्रों को क्या बनने की अनुमति देता है। तो ज्ञान का निर्माता बनने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है छात्र शिक्षण में निर्देशों का पदानियम महत्वपूर्ण है, क्यों, छात्रों को गलती करने से रोका जा सकता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सीखने के लिए केंद्रित दृष्टिकोण सीखने में छात्रों से सीखने और मूल्यांकन के लिए समग्र जिम्मेदारी लेने की उम्मीद की जाती है। किस तरह से यह छात्रों की मदद करता है। तो यह छात्र स्वनिर्देशित आजीवन सीखने वाले बन जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि छात्र सभी सूचना साक्षरता कौशल के साथ कुशल हो जाते हैं, तो दूसरा भी सही है। तीसरा ये कहता है कि छात्र स्वयं सीखने का आकलन करते हैं और कर भी सकते हैं, तो इसका तीसरा भी सही है। इसमें तीनों सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कहता है कि वीमर के अनुसार शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो इसमें लर्नर सेंटर टीचिंग में टीचर की भूमिका पूछा है, तो इसमें जाकर ऐसा वातावरण बनाना जो छात्रों के सीखने को बढ़ावा दे, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि ऐसा माहौल बनाना जो छात्रों को सीखने की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए प्रेरित करे, तो इसका दूसरा भी सही है।
इसके दोनों सही हैं, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग करने की सीमाएं हैं? तो सीमित समय के भीतर औसतन सभी छात्र के उपलब्धि स्तर को बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, इसका पहला बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इसमें शिक्षकों की आवश्यकता होती है जो छात्रों की आवश्यकताओं के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं, तो इसका दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट कहता है कि शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक छात्र के निम्नलिखित में से किन पहलुओं को समझना आवश्यक है? क्या है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए? तो इसमें घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना चाहिए, स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को समझना आवश्यक है तथा मानसिक क्षमताएं, इन तीनों को ही समझना आवश्यक है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाने के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट कहता है कि कौन सा पाठ्यक्रम तार्किक, बाल केंद्रित और सार्थक तरीके से विभिन्न विषयों के संदर्भ को पाटने के साधन प्रदान करता है? तो इसमें हो जाएगा आर्ट एंड इंटीग्रेटेड, मतलब कि कला और एकीकृत, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो कक्षा में कलाओं का एकीकरण छात्रों को उस दुनिया से जुड़ने में मदद करता है जिसमें वे रहते हैं। जो कला होती है ये रचनात्मकता को बढ़ावा देती है और कला के माध्यम से ही बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में तेजी लाना होता है। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित उपागम की विशेषता है? फिर से पूछा है लर्नर सेंटर्ड, तो शिक्षक खुद को छात्रों के लिए एक मॉडल के रूप में पेश करता है, तो ये तो टीचर केंद्रित हो जाएगा ना। पूछा है लर्नर केंद्रित, तो इसमें शिक्षक जो होता है वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधार होता है, ना कि प्रशिक्षक, मतलब कि एक फैसिलिटेटर होता है, ना कि इंस्ट्रक्टर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पूछा है कि किस प्रकार के शिक्षण में जो शिक्षार्थी होता है ये ज्ञान का साधक होता है, मतलब कि जो लर्नर होता है नॉलेज सीकर होता है, और जिसमें जो शिक्षक होता है टीचर ये सहायक होता है और मार्गदर्शक होता है, मतलब कि फैसिलिटेटर एंड एज अ गाइड होता है। तो ये किसमें होगा? ये होगा लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के शिक्षार्थी केंद्रित उपागम के संदर्भ में सही नहीं बताना है? किसमें? लर्नर सेंटर्ड में पूछा, तो लर्नर सेंटर्ड होगा तो क्या होगा? छात्र सक्रिय होंगे ना कि निष्क्रिय होंगे, तो इसमें कहता है कि छात्र निष्क्रिय रूप से सुनकर और पढ़कर सीखते हैं, तो इसका ऑप्शन ए ही सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो छात्र सक्रिय होंगे ना कि निष्क्रिय। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र आपके प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो क्या करना चाहिए? शिक्षक को उसका उत्तर देना चाहिए या फिर शिक्षक को उस प्रश्न को अन्य मामलों से पूछना चाहिए, तो इसका होगा बी। यदि कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा तो हमें उसे अलग तरीके से पूछना चाहिए, थोड़ा सा आसान बना के पूछना चाहिए ताकि छात्र को समझ में आए और वो प्रश्न का आंसर दे सके। नेक्स्ट है, छात्रों को गृह कार्य देना चाहिए, क्यों देना चाहिए? क्योंकि छात्रों ने पाठ को कितना समझा है ये जानने के लिए, कि मतलब टीचर ने पढ़ाया तो दिया है लेकिन उन्होंने कितना समझा है ये जानने के लिए उन्हें गृह कार्य देना आवश्यक हो जाता है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, गृह कार्य बच्चों को इसलिए भी दिया जाता है कि वे स्वतंत्र वातावरण में चिंतन कर अपना मानसिक विकास कर सके। अच्छा, यहाँ पे स्वतंत्र वातावरण पूछा है, बोला है, तो इसमें होगा अगर हम गृह कार्य देंगे तो बच्चे घर पे करेंगे आराम से अपना चिंतन करके, खुद से उन्हें जो भी आएगा सोच के खुद से एनालिसिस करके ही तो वो होमवर्क करेंगे, तो इससे उनका क्या होगा? इससे उनका मानसिक विकास होगा। नेक्स्ट है, जवान बच्चों का एक समूह क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है, उनका ध्यान वापस लाने के लिए निम्न में से कौन सी नीति अधिक उपयोगी होगी? तो ये बड़े क्लास के बच्चों की पूछा है, तो इसमें हो जाएगा अल्पकालीन शारीरिक गतिविधि, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। तो हम अल्पकालीन मतलब थोड़े समय के लिए कोई भी शारीरिक गतिविधि कराएंगे जिसमें सभी बच्चे क्या होंगे? शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से एक्टिव हो जाएंगे, तो इससे क्या होगा? इससे हम उनका ध्यान ला सकते हैं, वापस ला सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, काम को संपूर्ण शैक्षिक दिनचर्या में शामिल करने से किस प्रकार बच्चों को हर परिस्थिति में मदद मिलती है? तो इसमें पहला कहता है कि बच्चों को सामुदायिक संसाधनों का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है, बिल्कुल करेक्ट है, होता है बच्चों को सामुदायिक संसाधनों का ज्ञान। और यदि हम शैक्षिक दिनचर्या कराएंगे तो बच्चे ऐसे कौशल सीख सकते हैं जो उन्हें गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने में भी सक्षम होंगे, इसका दूसरा भी सही है। तीसरा ये कहता है कि बच्चों को काम के साथ साथ अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने का भी अवसर मिलेगा, तो इसका तीनों सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह किस बात का संकेत देता है? तो ये देता है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है इसलिए बच्चा बोर हो रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, क्यों? किस प्रकार से? तो शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब कि हमें बच्चों को इसलिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए कि जितना भी टीचर ने पूछा है उन सभी प्रश्नों को वो याद कर ले, हमें याद करने पे फोकस नहीं देना है, हमें उन्हें समझाने पे फोकस देना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट कहता है कि एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य कैसा होता है, उन्नत होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है, तो हम छात्रों को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, तो हम पाठ को यदि रोचक बनाएंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कक्षा में बच्चों के बीच पूछताछ कौशल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दिशा निर्देश है, तो सही उत्तर के साथ चर्चा रोके ये तो नहीं होगा, डाइवर्जेंट प्रश्नों को प्रोत्साहित करना भी होगा, अच्छा सवाल कौशल प्रतिमान भी होगा, उत्साहजनक तरीके से जवाब देना बिल्कुल होगा, क्योंकि पहला तो निगेटिव वे में आ जाएगा, तो इसका दूसरा तीसरा और चौथा सही है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बाल्यावस्था में बालक की मित्र मंडली का प्रभावी लक्षण कौन सा होता है, तो सभी हम उम्र बालकों में मित्रता का भाव होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किशोरों को एक सुरक्षित और सहायक माहौल पाने का अधिकार है, इस कथन से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब यह है कि किशोरों को सटीक और आयु उपयुक्त जानकारी मिलना, कौशल निर्माण और सशक्तिकरण, सकारात्मक भूमिका मॉडल और अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं और परामर्श में मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किशोरों पर कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें कहते हैं कि दो दुनियाओं के बीच एक किशोर एक सीमांत व्यक्ति है, बिल्कुल करेक्ट है। किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके पर्यावरण के साथ व्यक्ति की अन्योन्य क्रिया का परिणाम होता है, तो इसका दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोलबर्ग के निम्नलिखित चरणों में से कौन सा लेवल सेकंड पारंपरिक नैतिकता के अंतर्गत आता है, तो कौन सा लेवल सेकंड ऑफ कन्वेंशनल मोरालिटी के अंतर्गत आता है, इसमें सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत सिद्धांत नहीं, ये नहीं आता, इसमें आता सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना तथा अच्छा पारस्परिक संबंध बनाए रखना, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 2 एंड 3। नेक्स्ट है गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धिमत्ता व्यक्तियों को उच्च स्तरीय शारीरिक चालन नियंत्रण और अभिव्यक्ति का उपयोग करने के योग्य बनाती है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी फिजिकल मोबिलिटी, मतलब कि शारीरिक गतिशीलता। नेक्स्ट है 10 वर्ष की आयु तक के बच्चे क्या कर सकते हैं, ये सार समझ सकते हैं, मतलब कि अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को और सिंबल को भी समझ सकते हैं, तो इसका दोनों सही होगा, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक बच्चा जो मानता है कि वह व्यापक रूप से उसके किनका एक कार्य है, तो इसमें हो जाएगा प्रीवियस एक्सपीरियंस का मतलब पिछले अनुभव का, धारणाओं का और पर्पस मतलब प्रयोजनों का, तो इसका तीनों सही होंगे, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है बच्चों के नैतिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, नैतिक कार्य वे होते हैं जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं, तो इसका पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है कि सामाजिक पारंपरिक मुद्दे कौन से होते हैं, तो सामाजिक आचरण के नियमन पर एक रूपता से संबंधित होते हैं ये, तो इसका दूसरा भी सही है, इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। तो जो बालक होता है इसका अनौपचारिक रूप से आसपास तथा स्कूल में नैतिक डेवलपमेंट होता है इसका, और नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होते हैं, इसे सामाजिक परिवेश में सीखा जाता है या फिर इसे अर्जित किया जा सकता है। तो नैतिक कार्य क्या होते हैं, जो जानबूझकर किए जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप अन्य लोगों के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं, और सामाजिक पारंपरिक मुद्दे वे होते हैं जो सामाजिक आचरण के नियमन पर एक रूपता से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चे को अपने व्यक्तिगत संदर्भ और अनुभवों को लाने और साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। इस दिए गए कथन को संतुष्ट करने के लिए एक शिक्षक बच्चों से कौन से प्रश्न नहीं पूछ सकता है, तो इसमें दादा दादी से बात करें और पता करें कि जब वह 8 या 9 वर्ष के थे तो कहाँ थे, ये नहीं होगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से समझने का मूल कारण क्या है, जिससे कि हम उसकी क्षमताओं को समझने और विकसित करने में सहायता मिल सके और उसकी दुर्बलताओं की पहचान की जा सके, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विद्यार्थी जो वर्ग में प्रश्न पूछता है उसे क्या करना चाहिए, उसे प्रश्न पूछने को जारी रखने पर हमें और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हर शिक्षार्थी अद्वितीय है, इसका क्या मतलब है कि कोई शिक्षार्थी अपनी योग्यता रुचि और बुद्धि में एक समान नहीं होता है, सभी अद्वितीय होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है किसको अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है, तो छात्रों द्वारा प्रश्न पूछे जाने को ही अभिप्रेरित शिक्षण का चिन्ह माना जाता है। नेक्स्ट है किस स्थान पर बालक के संज्ञानात्मक विकास को सर्वश्रेष्ठ ढंग से परिभाषित किया जा सकता है, तो हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा वातावरण में। नेक्स्ट है अधिगम को बेहतर बनाया जा सकता है यदि हम वास्तविक जगत की परिस्थितियों को कक्षा में लाया जाए, जिससे कि छात्र एक दूसरे से परस्पर संवाद करें और शिक्षक इसे सुगम बनाए, तो इससे हम लर्निंग को और इफेक्टिव बना सकते हैं, तो इसका हो जाएगा 57 का ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की एक विशेषता है,
तो इसमें हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यदि हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा की, तो इसमें समय सारणी और बैठने की व्यवस्था पर लचीलापन होना चाहिए, व्यक्तिगत योग्यता और क्षमताओं पर ध्यान देना चाहिए तथा कक्षा में जनतांत्रिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कौन सा हो सकता है, मतलब कि शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन, तो इसमें हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए कब, तो लोगों के बीच में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आप एक विषय पर क्लास पढ़ा रहे हैं, तब एक विद्यार्थी उस विषय से असंबंधित प्रश्न पूछता है, तब आपको क्या करना चाहिए, तो क्लास के बाद उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कहना चाहिए, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एक शिक्षक विद्यार्थियों का हौसला इस तरह बढ़ा सकता है योग्य इनाम देकर, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए।